नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? जल्दी जल्दी शेयर करो दोस्तों, ये बात सही है। एक विद्यार्थी का कमेंट हमें दिखा, अच्छा लगा। हाँ जी, इनके लिंक्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, है ना। बहुत सारा प्यार विद्यार्थियों को। हाँ जी। शुरू किया जाए। तो आज आप पढ़ने वाले हैं साइंस की स्टडीज और इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो इसके लिए आपका ये सेशन लिया गया है। असल में ये सेशन में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। जो भी विद्यार्थी नए हैं इस क्लास में वो जान लें कि ये क्लास खास क्यों है। पहली बात तो ये है कि हम लोग 25 दिन तक आपको पढ़ाने वाले हैं, 25 क्लासेस लेने वाले हैं। ऑन एन एवरेज 45 से 50 क्वेश्चन हम हर दिन ले रहे हैं, तो कम से कम 1250 प्रश्न तो बनते ही हैं, है ना, जो आपको करा दिए जाएंगे। ये वो प्रश्न है जो कि पूरे की पूरे कंटेंट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है वहां से लिया गया कंटेंट है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा पेपर में उपयोगी होगा, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। इसके अलावा दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण सूचनाओं की आपको मालूम होनी चाहिए, आप लोगों को 2 PM में क्लास का तो अंदाजा है ही। मैं यहां पर क्लासेस लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। वाईफाई स्टडी पर रोजाना क्लास आ रही है। मैंने आपसे कहा था कि 15 दिन के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अलग अलग टाइटल्स में मैं खत्म करा दूंगा। याद है आप लोगों को? अब यहां से आगे मैं क्या करने जा रहा हूं वो सुन लीजिए। मेरे पास विद्यार्थियों के बहुत सारे सजेशंस टेलीग्राम पर प्राप्त हुए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस आए। उसमें विद्यार्थियों का कहना है, सर कि टाइटल वाइज हम कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन कहीं कोई छोटी मोटी न्यूज कहीं कोने में दबी रह गई तो उस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं 12 महीने की करंट अफेयर और करा दे रहा हूं। तो भाई देखो, ये सारा की सारा काम पहली बात तो हो रहा है मुफ्त में, और दूसरी बड़ी बात यह है कि यह कराया जा रहा है इसलिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न कहीं से छूटे ना। ठीक है ना। तो भाई साहब, सूचना इस प्रकार से जनहित में जारी है कि कल सुबह 9:30 बजे आप लोगों की क्लास शुरू हो रही है। इवन मैं टाइमिंग 9:30 और 10 बजे के बीच में कंफ्यूज हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा हम रख लेंगे। इट माइट पॉसिबल कि अगर आप अलाउ करें तो मैं 10 बजे भी रख सकता हूं। वैसे मैं 9:30 के प्रति ज्यादा सोच रहा हूं। तो कल सुबह 9:30 बजे आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों क्लास 10:30 बजे या 9:30 बजे? अच्छा, 10:15, 9:40। यार ये तो फिर आपने बहुत सारा वो कर दिया है। पोल करवाएं इस चीज के ऊपर। चलो, तो आपके सामने दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, 9:30, 10:30, 10। ये हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। हाँ भाई, ये 4 और लास्ट में ये 10 o'clock का ऑप्शन भी डाल दिया। और लास्ट में है जैसी आपकी मर्जी, यानी कि जैसा मैं चाहूं वैसा, जैसा मैं चाहूं जैसी आपकी मर्जी। मतलब मैंने कहा कि भैया ये समय सही रहेगा, उस हिसाब से आप मेरे साथ हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको कौन सा सही लगता है जल्दी से इसके अंदर बता दीजिए, ताकि मैं नई क्लास का टाइम टेबल आपको अनाउंस कर सकूं। अच्छा, 52% बच्चे तो मेरे साथ हैं, चलो ये तो सुन के अच्छा लगा। इसके बाद मुझे सेकंड जो मेजोरिटी है वो 24% बच्चों की है, वो है 10:30 बजे के साथ साथ में। ठीक है, सबसे कम लोग जो है वो 9:30 के समर्थन में है। 9:30, 10:30, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा भी। तो 10:30 बजे भी कर लेते हैं, ठीक है, ऑल ओके। पर फिर आप लोगों की क्लास वहां फंसेगी। देखो, मेरी बात मानोगे तो क्या होता है कि फिर 11 बजे वाली क्लास के लिए आप फंसते हो। 10:15 सही है ना? एक ऑप्शन और डाल देते हैं, 10:15 बता दीजिए। चलिए, ये सबसे सही ऑप्शन है 10:15, क्योंकि फिर मैं तो 40 मिनट ही पढ़ाने वाला हूं। ये ऑप्शन भी आपके सामने है। अब फिर से आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ये ई ऑप्शन है, इस पर भी अपनी राय दें, क्योंकि 10:15 से 11 के बीच में ये खत्म हो जाएगी, ऐसा सोच रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप बता दीजिएगा। लीजिए, फिर से पोल एक्टिवेट किया जा रहा है। आप बता दीजिए इसमें से आप कौन से के साथ हैं, क्योंकि मैं तो मेरी राय को ही क्लिक करूंगा। आपकी क्या राय है? 10:15 से 40 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 70% बच्चे 10:15 के पक्ष में है। तो चलिए, हो गया काम डिसाइड। आप लोगों का कल से 10:15 पर 12 महीने का करंट अफेयर शुरू होने जा रहा है। डन। चलो, एक और चीज जो बनती है, अब आप उसके भी बारे में सुन लीजिए, क्योंकि आखिरी डिसीजन है। 15 प्रैक्टिस टेस्ट भी आ रहे हैं। 15 प्रैक्टिस टेस्ट जो कि 40-40 क्वेश्चनों के हैं। इसका टाइमिंग क्या होगा, ये मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये मैं किसी भी तरह से 1 से 2 के बीच में ही कर पाऊंगा। या तो आप बता दीजिए, मेरे पास इसका एक ही टाइम है, वो है 1 PM। अब आपके पास हालांकि इसके अलावा कोई विकल्प इसलिए नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं।
10:15 से लेकर के 11 बजे तक आपकी क्लास में रहूंगा मैं। 12 से अभी वाली क्लास में रहूंगा। 1 से फिर क्लास लगाने की सोच रहा हूं। 2 से 3 फिर क्लास लगाने की सोच रहा हूं, और इससे पहले मेरे प्लस के बैच चलते हैं और सुबह 6 बजे मेरा करंट का बैच चल रहा है। तो पूरा की पूरा टाइम पैक है। तो भाई आप इसके पक्ष में है या नहीं, ये एक बार और आप अपनी तरफ से बता दीजिएगा। हाँ भाई, 1 PM के लिए ट्रू और फॉल्स, कि हाँ सर सही है, हम ओके हैं। 1 PM के लिए प्लीज अपनी तरफ से बता दीजिए। ठीक है, 84% बच्चे 1 PM के साथ में हैं, 83% बच्चे, ठीक है ना। तो भाई ये मेरा प्रयास है कि ये होगी टेस्ट सीरीज। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं शाम को कर लो 6 बजे। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है। शाम को किस समय के पक्ष में है आप वो भी बता दीजिए, ताकि ये भी सही हो जाएगा। शाम को भी कर सकते हैं, शाम को 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8, ठीक है, 7 to 8 करें क्या? 7 to 8 के पक्ष में कोई है? 1 मिनट, शाम को भी 4 ऑप्शन दे देते हैं। चलिए फिर से लास्ट पोल है, इसके बाद पोल नहीं, फिर सीधा शुरू कर दूंगा, है ना। एक था आपके सामने 1 PM ऑप्शन, एक है 7 PM, एक है 8 PM, और एक है जैसी आपकी मर्जी। क्योंकि देखो मैं क्या है कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम चाहता हूं, इसलिए मैं इवनिंग का पक्षधर कम हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी हो तो फिर मैं विचार कर सकता हूं। यह है सबसे बड़ा मुद्दा, तो है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान आप 1 के पक्ष में करें या डी के पक्ष में, ये तो मेरा आह्वान है। अच्छा, तो बी के पक्ष में 36% लोग हैं 7 PM के। तो मैं माफी चाहूंगा भैया, मैं आपके पक्ष में निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने लिए भी समय चाहिए, क्योंकि यार मुझे भी थोड़ा पढ़ना होता है। मैं सुबह से, आप सोच के देखो ना, 4 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक क्लास में रहने वाला हूं। मतलब कमर में दर्द वर्द होना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब निर्णय यही है कि आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप उस समय लाइव नहीं दे पा रहे हैं तो आप कभी भी दे सकते हैं, टेस्ट आपका है। आप 1 PM वाले को अपने हिसाब से सेट कर लें, आप 7 बजे देंगे, ठीक है। चलो, तो हो गया मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही था आपका। तो कल की हमारी 2 क्लासेस और ऐड होने जा रही हैं, एक 10-15 पर, जनवरी से करंट अफेयर शुरू हो रहा है, जनवरी का मंथ का करंट अफेयर, और दूसरा है एक 1 PM पर 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है ना। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मिनट की टेस्ट सीरीज होगी। चलो साथियों, डन करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 है। जब भी आप स्पेशल क्लास में आए, रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके एंट्री करें। आज आप 2 बजे यूनियन गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं। ये आपका सामने करंट का कंटेंट रहा, फ्री क्लास में आप बैठे हुए हैं। इसी प्रकार की अन्य क्लासेस भी होने वाली हैं। आप कल यहां पर जनरल ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में प्रश्न सीखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए साथियों, पहला प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किस चीज के अध्ययन के लिए कंसीडर किया जाता है? ऑन्कोलॉजी, ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। ऑन्कोलॉजी, बेटा ये सारी क्लासेस मैं YouTube पर नहीं, अनअकैडमी पर आ रही हैं, है ना। करंट वाली क्लास 2 बजे YouTube पर मिलती रहेगी, लेकिन बाकी क्लासेस अनअकैडमी पर मिलेंगी। कारण ये है कि मेरे पास YouTube पर मुझे कोई भी स्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी लोगों की 150 क्लास चल रही है वहां पे, है ना। बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथियों। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑनकोस शब्द से इसको लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ट्यूमर, या फिर अध्ययन का मतलब तो आप लॉजी समझते ही हैं, ये आप याद कर सकते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन क्या है? मतलब किस चीज का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, न्यूमिस्मेटिक्स किस चीज का अध्ययन कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज, जो सिक्कों का अध्ययन है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स का अध्ययन, यानी किस चीज का अध्ययन यूजेनिक्स है? यूजेनिक्स है होने का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए। हाँ सर, वो बच्चों के यार विटामिन वाला वो सेशन डाला कि नहीं डाला आपने? हाँ जल्दी शेयर कर दो, है ना। हाँ PDF बना के सब डाल दो, चलो ठीक है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, अलर्ट ह्यूमन बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट क्या कहलाती है? यूजेनिक्स कहलाती है। डन बेटा। चलिए आगे है मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है? किस चीज के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए।
है ना? इस तरह के प्रश्न आते हैं भाई आपके लिए, है ना? ऑर्निथोलॉजी किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडियोमियोलॉजी का अध्ययन, यानी कि एपिडियोमियोलॉजी का अध्ययन है, मतलब किस चीज का अध्ययन एपिडियोमियोलॉजी कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, बताइए किस चीज का अध्ययन? बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिस चीज का ऑप्शन दिया वो आंसर इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें एपिडर्मिस याद रह गई, और एपिडर्मिस जो है बेटा उसका अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी बोले तो स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी है, ठीक है ना? यहां पर एपिडेमियोलॉजी का मतलब है एपिडेमिक जो बीमारी होती है, एपिडेमिक बीमारी, एपिडेमिक बोले तो जो महामारी है उनका अध्ययन करना, ये एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो कोरोना महामारी आई है वो एक एपिडेमिक है, ठीक है ना? इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भोजन की ऊर्जा को किस चीज के रूप में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस चीज के रूप में नापा जाता है? यूनिट क्या है भोजन की ऊर्जा को नापने का, ये बताइए। डिजीज का चार्ट, विटामिन का चार्ट अभी थोड़ी देर में बस मिल रहा है, वो शेयर कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है बेटा? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, कैलोरी में नापा जाता है। भोजन को किस में नापा जाता है? कैलोरी में नापा जाता है ना? ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारा की सारा डिटेल है, जिनको कुछ नहीं आता है वो इस डिटेल को याद कर लीजिएगा, सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइटली मत लेना। जो मैं दे रहा हूं, देखो होने को तो 150 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चीज पे, हर चीज पर प्रश्न बन जाए, लेकिन हम लोग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दे रहे हैं, इसीलिए आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। मतलब ये नहीं है कि ऐसे तो हर चीज के ऊपर कोई ना कोई अध्ययन है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में हम लोग आपको महत्वपूर्ण चीजें दे रहे हैं। एक तो तरीका होता है कि मैं 150 की 150 रट लूं और एक 40-50 रट लूं और उससे काम बन जाए, वैसा कार्य किया जा रहा है, ठीक है बेटा? एक उपकरण का नाम बताइए जो दूध के घनत्व को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी कि दूध का घनत्व किस तरीके से नापा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। दूध का घनत्व मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा है? सौरभ गुप्ता, बेटा मैंने बनवाने के लिए बोला है, कुछ लोग शादी में छुट्टियों पे गए हुए हैं इसलिए प्लेलिस्ट नहीं बन पाई है, प्लेलिस्ट बनते ही मैं आपके साथ प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? हाँ जी, तो आपने लैक्टोमीटर से ही अंदाजा लगा लिया कि भाई लैक्टस है तो दूध से आपने इसका आंसर लगा लिया है, ठीक है ना? लैक्टोमीटर का आविष्कार लिवरपूल ने किया था, अगर ये याद रख सकते हो तो अंदाजा लगा लो। और जो दूध की डेयरी वाले होते हैं वो इसी की मदद से पानी का पता लगाते हैं, कितना परसेंटेज लोगों ने पानी मिला रखा है, ठीक है बेटा? हाँ जी, विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए प्रयुक्त किया गया उपकरण, हाँ भाई, रेजिस्टेंस को नापने के लिए जो आप उपकरण काम में लेते हैं वो कौन सा उपकरण है और क्या कहते हैं उसे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने पढ़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इसे गलत कर दिया है, ठीक है? ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण का नाम बताइए। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए, किस पैमाने पर भूकंप नापा जाता है? हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, अधिकांश लोगों को पता होगा, 90% लोग सही आंसर कर देंगे ऐसा मैं मानता हूं, 90% ने किया है। बेटा अगर आपको YouTube पर पीडीएफ ना मिले तो मैं उसको टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं। देखो यार, मैं सुबह 6 से लेकर दोपहर 3 बजे तक लगातार क्लास में रहता हूं, तो हर क्लास का पीडीएफ वगैरह कहीं ना कहीं जरूर शेयर कर देता हूं,
है ना, तो आप थोड़ा सा आप भी इधर उधर देख लिया करिए, है ना। हाँ भाई, फेदोमीटर इज यूज टू मेजर, फेदोमीटर किस चीज को मापने के लिए काम में लिया जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा। फेदोमीटर बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आशीष, एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बैच है भैया, तभी एसएससी में लगा रखा है गुरु। एसएससी स्टेनो के जो देने वाले विद्यार्थी हैं उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी, ये समुद्र की गहराई नापता है, साउंड वेव्स के माध्यम से नापता है, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आप एरोडायनेमिक्स के द्वारा क्या अर्थ समझते हैं, एरोडायनेमिक्स द्वारा क्या समझते हैं। रीजन है, एरोडायनेमिक आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, और क्यों पढ़ा है, क्योंकि आजकल गाड़ियों की जो शेप है उसे देख करके कई बार कहा जाता है कि ये तो एरोडायनेमिक इन शेप है। कई बार गाड़ियों की जो मतलब शेप होती है उसे देख करके कहा जाता है कि ये एरोडायनेमिक इन शेप है। क्यों भाई, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एयर के हिसाब से जिसकी गति डिसाइड हो वो एरोडायनेमिक है। आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी तेज चलने वाले व्हीकल हैं, चाहे रॉकेट हो, चाहे हवाई जहाज हो, कार हो, कुछ भी हो, वो सब नुकीले बनाए जाते हैं ताकि वो हवा को काटते हुए निकले और उनके ऊपर लगने वाला जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। ये आपके सामने बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ भाई, महेंद्र जाखड़ ने सौरव को बहुत अच्छा जवाब दे दिया, शाबाश महेंद्र भाई, अच्छा लगा सुनकर के। सौरव नामक एक विद्यार्थी हैं जो बार बार एक ही कमेंट लिख रहे हैं कि सर इतनी क्लास लेंगे तो रिवाइज कब करेंगे। तो आंसर भी एक मित्र ने दे दिया और कहा कि बेटा तुम रिवाइज कर लो, फिर क्लास से चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, जबरदस्ती थोड़ी की जा रही है, बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ है इसलिए की जा रही है बेटा। आंसर भी कितना प्यार से दिया गया है, शाबाश। हाँ भाई, क्रायोलॉजी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा क्रायोलॉजी क्या है, ब्रायोलॉजी। जो काई लगी होती है ना उसका अध्ययन ब्रायोलॉजी है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसोग्राफी किस चीज का विज्ञान है, थैलेसोग्राफी जो है वो किस चीज के विज्ञान को कहा जाता है। बहुत ही मतलब ऐसे यूनिक प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को बहुत लाभ देंगे अगर इनको भी याद कर गए तो, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें क्या किया जाता है ना बेटा, थैलेसोग्राफी के अंदर समुद्र के अंदर जो खाड़ियां हैं, खाड़ियां से मतलब समझते हैं खाड़ी, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक होता है बे और एक होता है गल्फ। ये दोनों ही हिंदी में खाड़ी कहलाते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी और फारस की खाड़ी। अंतर क्या है, बे जो होती है ना वो तीन तरह से जमीन से घिरी हुई होती है, तीन तरफ से, लेकिन तीन तरफ से जमीन से घिरी होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से थोड़ी बड़ी होती है। गल्फ होती है वो भी तीन तरफ से जमीन से घिरी होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से सक्रिय होती है, ये गल्फ कहलाती है, ठीक है ना। और इन सबका जो सबसे बड़ा रूप है, यानी कि गल्फ बड़ी होकर बनती है बे, और बे बड़ी होकर के बनती है बाइट, है ना। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट अगर नाम सुना हो तो वो बड़ी होकर क्या बनती है, बाइट बनती है, ठीक है बेटा। चलिए, सोनार क्या होता है, सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसके माध्यम से ध्वनि की गति मालूम की जाती है या फिर ध्वनि के कारण समुद्र के अंदर चलने वाली सबमरीन की गति माप की जाती है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किस चीज का उपयोग लिया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ऊष्मा विकिरण को नापने के लिए किस चीज का उपयोग लिया जाता है। हाँ अविनाश, इसीलिए बेटा ये कवर किए गए हैं अभी सिंह की, जो बिल्कुल यूनिक टाइप के प्रश्न है ना। कई बार क्या होता है कि हम इनको पढ़ते नहीं है ना, क्लास में कभी टीचर पढ़ाता है, मतलब इनके नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन्हें रिवाइज कर लें तो बेहतर रहता है, हमारा ऐसा मानना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापना है तो किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग निकायों के आंतरिक और बाहरी
व्यास को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? कोई निकाय है उसके आंतरिक और बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप लोग अगर साइंस के रहे होंगे तो वर्नियर कैलिपर का नाम आपने सुना होगा जरूर से, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब आपको अगर शब्द थोड़े भी मैग्नेट के बारे में पता है तो आंसर कर दोगे। मैग्नेट के बारे में अगर शब्द पता है तो आंसर कर दोगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फ्लक्स जो शब्द यूज किया जाता है, बिल्कुल। और एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा कहा कि भले ही ना आए लेकिन एलिमिनेशन राउंड से कर दो। ये समुद्र की गहराई वाला फेदोमीटर हो गया, ये नमी नापने वाला हाइग्रोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर पानी से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ले दे करके यही बचा। तो ये दोनों में जिसका दिमाग चलता हो वो सवाल कभी गलत कर ही नहीं सकता व्यक्ति, है ना? तो ना आते हुए भी देखिए दो तरह से भाई फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों की दोनों प्रकार की चीजों को मेंशन कर दिया, ये बढ़िया चीज हो गई, है ना? चलिए, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पानी के नीचे जो ध्वनि आ रही है उसे नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको भी करने को आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, है ना? और साथ में जो एलिमिनेशन राउंड है उससे कर सकते हैं। तो सारी चीजें कुल मिलाकर के फायदा ही देने वाली हैं। देखिए, अधिकांश बच्चों ने एकदम सही कर दिया। बस इतना ही असल में पढ़ाई में भी रीजनिंग लगती है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, है ना? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तरलता की शांता यानी कोई लिक्विड है उसकी जो विस्कोसिटी है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कई बार ना विस्कोसिटी की परिभाषा भी पूछ ली जाती है और ये सवाल भी मैं कंफर्म हूं कि अधिकांश बच्चे वन गो में ही कर देंगे। जब तक आप करिए तब तक मैं आपको विस्कोमीटर समझा देता हूँ, विस्कोसिटी का मीनिंग समझा देता हूँ। विस्कोसिटी होती क्या है? जैसे अपन कहते हैं पानी बहुत जल्दी फैल जाता है, शहद नहीं फैलता। कारण क्या है? आंसर देना होता है कि इसमें ऊपर वाली जो परत है उसके नीचे चलने वाली परत, दो परत एक के ऊपर एक जब चलती हैं तो एक परत जो नीचे है वो ऊपर वाली परत को जाने से अगर रोके, इसे ही विस्कोसिटी कहते हैं। और रोकने की जो पावर है, इसको नापने का तरीका विस्कोमीटर के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है ना? ससंजक असंजक अलग चीजें हैं बेटा। ससंजक और असंजक बल के प्रभाव स्वरूप ये आती है विस्कोसिटी। समान में ससंजक, असमान में असंजक। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स रेस्पेक्टिवली। तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाँ भाई, लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो इसके प्रवाह की दर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत परिवर्तन शक्ति की, विद्युत परिपथ की जो शक्ति है, पावर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की, उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर्किट की पावर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ भाई, अरुण पाल बहुत देर से सवाल लिख रहे हो कि मेरी तैयारी 50% है, मैं पेपर देने जाऊं या नहीं जाऊं। भैया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट का कोई झंझट है नहीं। फेल भी हो गए तो वो तो तुमको ऑलरेडी पता है, अनुभव मिलेगा जो कि आपको घर बैठे हुए नहीं मिलेगा। हाँ जी, वोल्ट मीटर कहलाता है। बिल्कुल सही कहा मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए कि भाई किस प्रकार से विद्युत प्रवाह को नापा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज, इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर और धारा मापी कहा जाता है इसे, ठीक है ना? और अमीटर भी इसको यूज किया जाता है ना? ये एक प्रकार का अमीटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वह उपकरण जिसके माध्यम से किसी भी पदार्थ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है, क्या कहलाता है? वह उपकरण जिसके माध्यम से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या होता है ना, अगर आपको मैंने कहा कि PM2.5 पार्टिकल का साइज है, मैंने कहा जो अपना बाल है वो 70 माइक्रोन का है।
अब इतने छोटे हिस्से में काटना हो तो फिर किसी प्रकार की चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए यूज में लिया जाता है माइक्रोटोम। ठीक है ना, उपकरण जो काटने वाला है इसे माइक्रोटोम कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके माध्यम से मानव की सत्यता की जांच की जाती है। अरे यार, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भाई आप लोगों ने बहुत बार मेरी क्लास में भी, मॉर्निंग वाली करंट अफेयर में भी सुना है इसको, और मतलब मूवीज में भी बहुत ज्यादा देखा है अपन लोगों ने। हाँ भाई, सामने वाले की झूठ पहचाननी है तो क्या काम में लिया जाता है? ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए आप लोग एक चीज नोटिस करिए, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज का कॉन्फिडेंस देता हूं। कॉन्फिडेंस ये है, आप नोटिस करिए कि आपको इनमें से अधिकांश चीजें आती हैं। एग्जाम टाइम में बस इनका पता चल जाए कि हाँ मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, यही तो कॉन्फिडेंस है ना। अधिकांश चीजें आपको आती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस चीज का, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिस्मोग्राफ बनाया जाता है। रिएक्टर स्केल पैमाने पर उसे नापा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये सिस्मोग्राफ क्या है? तो भूकंप का जो पैमाना बनता है ना, वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी कहलाता है। जिस स्केल पर उसे नापा जाता है वो रिएक्टर स्केल कहलाती है। ठीक है बेटा, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हृदय और फेफड़ों के कंपन को सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाँ भैया, डॉक्टर साहब जो कान पर फोन लगा करके आपसे, आपके दिल से सीधा सीधा बात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जो आपके दिल से सीधी सीधी आपके दिल की धड़कनों को सुना जाता है, उसे कहते क्या है? हाँ, आंसर में तो दे दिए, लेकिन कई बार हमसे कोई डायरेक्ट बुलवा लेना तो हमें पता ही नहीं होता है कि ये स्टेथोस्कोप होता है। हमें ये तो पता है कि डॉक्टर साहब के कान का टेलीफोन कहलाता है गुरुजी, लेकिन ये नहीं पता है कि ये क्या होता है ना। लुब डुब जो देखता है, गुड है। हाँ जी भाई, इसकी खोज किसने की थी, ये आपकी शक्ति जोर करे तो पढ़ लीजिएगा है। हाँ भाई, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। गुरु, ये चीज इतनी ज्यादा फेमस है आजकल, इसके अंदर इसी का तो उपयोग किया जा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सही। देखिए, देखते ही आंसर दे दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। कैंसर के अंदर इसी चीज का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है ना। बहुत ही हृदय विदारक बीमारी है भैया, किसी दुश्मन को भी ना हो, लेकिन अब क्या किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज कीमोथेरेपी। केमिकल्स के माध्यम से, वो कैंसर का मतलब क्या है? कोई कोशिका अगर अनियंत्रित रूप से गति करने लग जाए, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाए, तो उसको रोकने के लिए केमिकल्स का उपयोग किया जाता है ताकि उसकी गति को अवरुद्ध किया जा सके, यही कैंसर कहलाता है। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है। भाई नेक्स्ट प्रश्न है, पनडुब्बियों में पानी के अंदर से बाहर का दृश्य देखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाँ भैया, अच्छा सवाल है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भाई हम लोग पनडुब्बी के अंदर यात्रा करते हैं। अब यात्रा तो कोई कराने लेके जाता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो पनडुब्बियां हैं पानी में डूब के चलती हैं, कुछ देखना होता है नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर उजाला है कि अंधेरा है ये तो देखना होगा ना। लेकिन एक चीज और होती है, जो पनडुब्बी के नीचे से पाइप की तरह निकाली जाती है, जो समुद्र की सरफेस पर यूं जाकर के बिल्कुल नाग देवता की तरह चक्कर काट के आती है। अगर आप फिल्में देखे हो तो गाजी अटैक बहुत ही प्यारी मूवी है, अपने मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड की बनी हुई मूवी, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा वो मतलब चर्चा में नहीं आई। उसमें दिखा रखा है कि सबमरीन के ऊपर से ना एक ऐसा पाइप सा निकलता है, सबमरीन पानी में डूब के चलती है और ये एकदम ऊपर निकल आता है, और उस पर लगा होता है दूरबीन। होने को तो वो टेलीस्कोप की तरह ही काम कर रहा है। अब वो चारों तरफ समुद्र की सरफेस पर यों यों गर्दन घुमा के देखा, आपको पता भी नहीं चला, दुश्मन को पता भी नहीं चला कि गर्दन काय की बाहर आ रखी है। ठीक है ना, तो वह पेरिस्कोप है। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, ऑस्टियोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कहलाता है? जल्दी से बताइएगा भाई। भाई, आपका जो कंकाल तंत्र है ना, उसके अध्ययन को। ठीक है। हाँ जी, एक बात, हाँ अब देखो, एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा कहा कि सर हमने फटाफट इसको दिमाग कर लिया ऑस्टियोपोरोसिस से, विटामिन डी के कारण उससे लिंक कर लिया। ये हुई ना बात, यही है कॉमन सेंस मेरे प्यारे साथियों। ये किससे कनेक्ट कर लिया जा सकता है? आप लोग आसानी से इसे विटामिन डी से कनेक्ट कर लिए, यही कनेक्शन तो महत्वपूर्ण है। शाबाश बेटा। लीवर और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ भाई, लीवर का अध्ययन करना है और उससे संबंधित जो रोग हैं उनका अध्ययन
क्या कहलाता है, बताइए। अधिकांश बच्चे सही आंसर दे देंगे इसका, क्योंकि बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन में कट सकते हैं। फिर भी जो बच्चे गलत कर दिए, अरे हद है भाई। 27% बच्चे न्यूरोलॉजी किए हैं। गुरु न्यूरोलॉजी नहीं जानते हो यार, अपने न्यूरॉन्स को थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ मारो यार। न्यूरॉन्स तो मतलब कॉमन सेंस के साथ भी गलती नहीं करेगा कोई आदमी यार। मेडिकल साइंस की सबसे ज्यादा टफेस्ट शाखा जो मानी जाती है, जिसका डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसे वाला माना जाता है, वो न्यूरोलॉजी होती है। आपके न्यूरॉन्स ही तो हैं जो संवेदनाओं को इधर से उधर ले जा रहे हैं। क्या पढ़े हो फिर बायोलॉजी में? कॉमन सेंस लगाते ना तो आंसर हो जाता है। न्यूरोलॉजी भाई है। या तो ये तो गलत नहीं करना चाहिए, कम से कम जो 27% लोग न्यूरोलॉजी मार दिए। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने के कार्यों को क्या कहा जाता है? अब देखते हैं भाई साहब कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं। हाँ, एक ही विजिट के 2-2 हजार रुपए लेते हैं भैया। कारण है भाई, उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। हेलो, यार मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है भाई, मैं म्यूट हूं क्या? है, हद है यार। यार मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी क्या है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, लिखा है सब कुछ। और क्या है फिर तंत्रिका तंत्र? ओ प्रभु, विराजमान हो कि निकल लिए? हद है यार। क्या हो? आनुवांशिकता से संबंधित अध्ययन वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? भैया इसको भी कोई गलत कर दिया ना तो उसको इस आंसर की कसम कि उसका पेपर में भी सही नहीं होगा बेटा। हाँ, चलो फिर भी श्राप 4% लोगों को तो लग ही गया। मतलब यार ये सवाल तो आने चाहिए ना यार, इनको भी गलत कर देंगे तो फिर हद है यार। जेनेटिक्स कहलाता है इसमें, कौन सा रॉकेट साइंस है? वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वृद्धा अवस्था से संबंधित अगर विज्ञान की शाखा पूछी जाए तो वो कौन सा कहलाता है? अब ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि ना आए, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना। बहुत बढ़िया, एलिमिनेशन राउंड लगाते हैं। नहीं भी पता है तो हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करना जियोलॉजी कहलाता है। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन करना कहलाता है। क्रायोजेनिक्स, आज सुबह ही पढ़ाए थे क्रायोस्टेट। क्रायोजेनिक्स का जो उपयोग किया जाता है वो सामान्यतया बिजली मतलब ठंडक से संबंधित चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंग गेज का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? रैंग गेज का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? अगर 2-4 बार शब्द बोल लोगे तो आंसर भी कर दोगे। हाँ, रेनफॉल मेजरमेंट भैया। रेन गेज तो रेन नापने के काम आ गया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? गुरु ये जो चीज है, ये यूपीएससी के अंदर बहुत अच्छा मतलब ऑप्शनल माना जाता है। कहते हैं कि ये वो ऑप्शनल है जो 1.5 महीने में खत्म हो सकता है पढ़ने। अगर कोई बालक बैठे तो 1.5 महीने में पूरा रिवीजन खत्म कर ले। हाँ जी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, हिंट नहीं दे रहे, माफी 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 माफी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भाई साहब अगर ये आंसर आपने नहीं दिया ना बेटा, मतलब मैं ना इतना शराब मार मार के ना आपको पागल कर दूंगा। ये तो मतलब मैं कह रहा हूं बेचारे बायोलॉजी वाले जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं साल भर, उनका पहला लाइन शब्द का यहीं से शुरू होता है। जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं उन सबका पहला शब्द यहीं से तो शुरू होता है? हाँ भाई, टैकोमीटर वैज्ञानिक उपकरण से किसका मापन होता है? टैकोमीटर से। हाँ, ये थोड़ा सवाल ऐसा है जिसको शायद आप ना कर पाए, कोई बात नहीं, सीख लेंगे और क्या ही दिक्कत है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर निशा कोई झोल कर रही है, 0.1 सेकंड में आंसर दे दे रही है।
कईयों को तो टेंशन ही हो रही है कि कुछ लोग इतना जल्दी आंसर कैसे कर दे रहे हैं। पवन करा देंगे बेटा, करा देंगे। नाच भी करवा देंगे और डांस भी करवा देंगे, गाना भी करवा देंगे, ठीक है। फोक डांस फोक सॉन्ग करवा देंगे भैया, चिंता मत करो, करवा देंगे, लोड मत लो। बता देना, लास्ट में पूछेंगे आपसे क्या छूट गया, बता दीजिएगा, करा देंगे। रक्तचाप मापने में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाँ भाई, रक्तचाप मापने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वो जो आप बैठ करके बीपी नपवाते हो ना पूरे टाइम, उसका नाम बहुत डरावना सा होता है, और स्पेलिंग तो बहुत ही कम लोगों को याद होती है। हम्म, बिल्कुल सही जवाब। इसकी स्पेलिंग तो बहुत ही कम लोगों को याद होती है। हाँ जी। लेजर का उपयोग करके तीन आयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ भाई साहब, इनमें से अधिकांश विद्यार्थी सही से आंसर दे सकते हैं अगर किताब को कभी ढंग से पढ़ा लिखा हो तो। बहुत बढ़िया। हर किताब के ऊपर जो लगा होता है वो होलोग्राम होता है ना। बहुत बढ़िया। तो भैया फाइनली हमें लग रहा है कि हम अंतिम पड़ाव पे आगे दिखते हैं। गोल गोल घूम रहा है यार। तो हेलो हेलो, आगे चलो। हमें लग रहा है बेचारे का हो लिया इसका भी। हाँ, क्योंकि अगली स्लाइड आ नहीं रही है, हमें लग गया है कि हो गया है इसका, है ना। हो सकता है अगले पेज पे विज्ञापन हो। तो बेटा मार्किंग दिखाएं आपको, लीडर बोर्ड दिखाएं। हाँ जी। नमो जो है वो नंबर 1 पर आए हैं, नमो। भैया थोड़ा बिल बिल सुधार लो यार, किसानों को परेशान कर रहे हो ठंड में। हाँ भाई। नंबर 2 पर है युवराज। युवराज आप तो सही से थोड़ा विरोध प्रदर्शन करो, लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपकी बातों को। हाँ विपिन। उसके बाद प्रीति खोंडे। प्रीति बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हो बेटा, लगातार नोटिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही हो। विपिन आप भी बहुत सही कर रहे हो बेटा, शाबाश। पीकू काहिरा, रश्मि पटेल, नेहा कुमारी, सौरभ, दिनेश कुशवाहा और मनीषा, सभी को बहुत बहुत शाबाशी। बहुत बढ़िया किए हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, करते रहिए। हाँ भाई। हाँ भाई, 40 ही क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उम्मीद की जाती है कि 25 से ऊपर तो हर बालक बालिका ने सही किया ही होगा। 30 से 33 के बीच का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, मतलब इसमें आप एकदम सेफ खेलेंगे। आप बस इतना देख लीजिए कि इसमें आप कहां पहुंचे। मतलब जो 30 से 33 के बीच वाले हैं वो सही हैं, उसके बाद में तो सब सेफ हैं ही, मतलब ऊपर तो बढ़िया है, ठीक है ना। बाकी जो लोग हैं, और इस चीज से कतई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप इसमें कौन सा रैंक पाए क्या नहीं पाए, क्योंकि आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं उस एग्जाम के अंदर किसी भी जगह पर जल्दी आंसर करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसलिए सोच समझ के आंसर करिएगा, आपको अत्यधिक लाभ होगा। मेरे प्यारे साथियों, कल से आपके लिए 2 क्लासेस और शुरू हो रही हैं, एक प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे दोपहर 1 बजे, और नंबर 2 आपको सुबह 10:15 पर जनवरी का करंट अफेयर प्राप्त हो जाएगा, दोनों ही अनअकैडमी पर। दोनों के ही लिंक आपको मॉर्निंग वाली क्लास की जो करंट अफेयर है अपनी 6:30 बजे वाली, वहां पर दे दिए जाएंगे। डन है। चलिए, और बताओ कोई समस्या परेशानी कोई दिक्कत? चार्ट टेलीग्राम पर डल जाएगा भैया, आज कंफर्म डल जाएगा, लोड मत लीजिए, विटामिन का भी और बीमारी का भी, ठीक है। और बोलो, इसका पीडीएफ अभी डाल दे रहे हैं। और बोलो गजेंद्र भाई, भैया फुर्सत मिले गुरु यार करेंगे, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। हाँ भैया, डांस भी करा देंगे, भैया डांस भी करा देंगे, फोक डांस फोक संगीत सब करा देंगे। ठीक है। और कोई? हाँ भैया, एक राज चक्रवर्ती है, वो मूतने की परमिशन मांग रहे, भैया मूत आओ जाओ। बहुत बढ़िया। बहुत मुश्किल से रोक के बैठे होंगे आप, समझ सकते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, जाओ बेटा, है ना। सूसू करें क्या हम, सीटी बजाएं क्या हम? बच्चों को बजाते हैं, अपनी बच्चियां तभी जाती हैं हमारी, सीटियां मारे। चलो।
स्टैटिक जीके का भी हाँ करवा देंगे, एक बार ये हो जाए फिर स्टैटिक जीके का करा देंगे। चलो हो गया, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।